जीव अधिकार की चर्चा हमारी हो रही है और आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने यहाँ पर जीव को 9 विशेषणों के माध्यम से निरूपित किया है और जिसके अंतर्गत हम अब यह जीव संसारत्थो बोल के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जीव इंद्रिय वाला है। उसी के अंतर्गत और एक बोल चला जीव समास वाला है और अब संसारत्थो बोल के अंतर्गत ही जीव गुणस्थान तथा मार्गणास्थान वाला है। मार्गणास्थान की जीव गुणस्थान की चर्चा हम कर रहे हैं और गुणस्थान के अंतर्गत हमने संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में गुणस्थान का स्वरूप या परिभाषा देखकर आगे आगे बढ़ रहे थे। हमने 7वां गुणस्थान अर्थात अप्रमत्त विरत गुणस्थान वहाँ तक हम आ गए थे। अप्रमत्त विरत गुणस्थान के 2 भाग किए थे, एक स्वस्थान अप्रमत्त और दूसरा सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त को ही अधकरण, अधप्रवृत्तकरण ऐसे भी बताया जाता है। प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि ये करण क्या होता है, अर्थात त्रिकरण परिणाम क्या होते हैं और सहज इस विकल्प के शमन करने हेतु हमने करण का विचार चालू किया है। हमने ये देखा कि करण अर्थात परिणाम, ऐसे विशुद्ध परिणाम जो विशिष्ट समयों में होते हैं। जीव कोई विशिष्ट कार्य करने जा रहा है तो उसके लिए ये करण ज़रूरी होता है। जैसे हमने देखा कि प्रथमोक्षम सम्यक तो करना है, अर्थात पंचलब्धि पूर्वक गुजरने वाला जीव अंत में त्रिकरण परिणामों में आता हुआ अत्यंत विशुद्ध परिणामों के तहत वह चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है। फिर हमने देखा कि त्रिकरणों के माध्यम से यह जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है। त्रिकरणों के माध्यम से ही यह दर्शन मोह की क्षपना करता है और आगे श्रेणी का आरोहण भी हो रहा है। ये वही त्रिकरण परिणाम है। 7वां गुणस्थान ये अध प्रवृत्तिकरण, 8वां गुणस्थान ये अपूर्वकरण और 9वां गुणस्थान अनिवृत्तिकरण, अर्थात यहाँ पर भी एक त्रिकरण दिखाई दे रहा है। तो समझने की बात यह है कि करण परिणाम अनेक बार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात विशेष कुछ कार्य करना है जीव को, उस समय में विशुद्धि की तीव्रता उतनी उत्कृष्ट होती है कि वहाँ पर अगर हम कर्म सापेक्ष चर्चा करें तो कर्मों में बहुत बड़ा पाप कर्मों में घात हो जाता है और पुण्य प्रकृतियों में, प्रशस्त प्रकृतियों में बहुत अनुभाग वृद्धि को प्राप्त होता है। ठीक है, हालांकि सबकी स्थितियां कम होने जा रही है, स्थिति कम होते हुए भी अनुभाग पुण्य प्रशस्त प्रकृतियों में ज़्यादा, अप्रशस्त प्रकृतियों में कम होते जा रहा है। ठीक है, हमने अधःकरण में देखा 4 आवश्यक होते हैं। एक तो प्रत्येक समय में अनंत गुना विशुद्धि हो रही है, अर्थात पहले समय से दूसरे समय की विशुद्धि अनंत गुना है। ओके, ये एक पहला आवश्यक हुआ। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अध प्रवृत्तिकरण का काल अंतर्मूर्त बताया है। कितना बताया है? अंतर्मूर्त। अपूर्वकरण का कितना होगा? अध प्रवृत्तिकरण से आधा। ओके, और अपूर्वकरण का जो काल है ऐसा इतना होते हुए भी आधा है तो भी कितना है? अंतर्मूर्त है। और इस अपूर्वकरण के काल से भी आधा काल अनिवृत्तिकरण का है, अर्थात तीनों यद्यपि अंतर्मूर्त है लेकिन सबके अपने अपने काल पूर्व से आधे आधे है।
ओके, ये एक विशेष जानकारी समझने योग्य है हमारे लिए। विचारणीय बिंदु ये है, ये इतना अल्प समय है, इतना अल्प समय है कि ऐसा होते हुए भी जीव फटाफट अपने परिणामों के बल पर इतना ऊंचा, मतलब भावों में इतना ऊंचा चढ़ जाता है और कर्मों का इतनी ह्रास कर देता है, इतनी हानि कर देता है कि भूमिका भी बढ़ जाती है और जीव आगे भूमिका में बढ़ गया है। कहने की बात यह है कि यह जीव ने कर्मों के साथ कोई तलवार निकाल कर मारा मारी की नहीं है। जीव ने तो एक शुद्धोपयोग किया है और यहाँ पर शुद्धोपयोग किया और वहाँ कर्म अपने आप फिरना चालू हो गए हैं। तो ये बात थोड़ी सी भूमिका के रूप में हम अधःकरण में है। अधःकरण में पहला आवश्यक प्रत्येक समय में अनंत गुनी विशुद्धि, मतलब एक समय की विशुद्धि से दूसरे समय में क्या करना, अनंत से गुना करना, इतनी विशुद्धि जीव की पाई जा रही है। ओके, और इस विशुद्धि के बल पर क्या हो गया, स्थिति बंधापसरण हो रहा है। स्थिति बंधापसरण मतलब क्या, कि नवीन कर्मों का जो बंध हो रहा है वो घटते क्रम में हो रहा है। यद्यपि प्रायोग्य लब्धि, अब यहाँ पर अपन प्रथमोपशम करेंगे तो वहाँ प्रायोग्य लब्धि की चर्चा होती है कि वहाँ पर तो जीव को अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बंध तो वहीं पर चालू हो गया था। तो यहाँ पर भी अंत कोड़ा कोड़ी में ही बंद होता है, लेकिन पूर्व बंद से नवीन बंद और कम स्थिति लिए है। मान लीजिए पहले समय में बंद हो रहा था 1,00,000 वर्ष का, तो दूसरे समय में जो बंद होगा वो 90,000 वर्ष का। समझ में आ रहा है? तो अपन एक एग्जाम्पल के रूप में, तो संख्यात गुना कम होते हुए वहाँ पर बंध नवीन कर्म की स्थिति का बंध पाया जा रहा है। इसी को हम कह रहे स्थिति बंधापसरण। स्थिति का बंध का अपसरण, अपसरण मतलब घटना। ओके, ये दूसरा आवश्यक हो गया। तीसरा आवश्यक यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रशस्त प्रकृतियाँ है उनकी चतुर्स्थानगत अनुभाग बंध बढ़ता है। अनुभाग जो है चतुस्थानगत बढ़ता है। व्हाट इज चतुस्थानगत? तो इसमें इतना है कि ज़्यादा टेक्निकल्स में जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी, लेकिन चूंकि हम सबको मालूम है प्रशस्त प्रकृतियों में 4 प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, गुड़, शर्करा, अमृत, खांड और अमृत। ओके, ये 4 होते हैं प्रशस्त प्रकृतियों में। तो कह रहे प्रशस्त प्रकृतियों का जो चतुस्थानगत है, तो यथा योग्य गुड़, शर्करा, खांड और अमृत, इनमें इनके अनुभाग अपने आप बढ़ते रहते हैं। ओके, अनुभाग मतलब इंटेंसिटी, तो ये बढ़ते रहते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो अप्रशस्त प्रकृतियां है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग क्या होता है, द्विस्थानगत बनता है। द्विस्थानगत, अब देखो द्विस्थानगत वहाँ पर क्या है, हाँ जी भैया धन्यवाद। कोई अगर वो कॉपी शेयर कर सकता है तो प्लीज़ कीजिए, अपने को अभी लगने ही वाला है, मैं उसी विकल्प में था। अच्छा हुआ भैया ने पंचलब्धि की कॉपी शेयर की है। उज्ज्वला शाह वाली भैया? हाँ जी, उज्ज्वला शाह वाली शेयर करता हूँ। हाँ जी, तो अब द्विस्थानगत क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल अप्रशस्त प्रकृतियों में जो स्पर्धक होते हैं नीम, कांजीर, विष, हलाहल, क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, नीम, कांजीर, विष, हलाहल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि द्विस्थानगत बंद होता है। तो द्विस्थानगत मतलब अभी इन 4 में से द्विस्थान कौन सा हो सकता है, जस्ट एक अनुमान कोई लगा सकता है क्या?
ये जीव विशुद्ध परिणामों के बल पर कौन से दो बंधों को कौन से दो प्रकार के स्पर्धकों का बंध करेगा? नीम, कांजीर, विष, हलाहल। द्विस्थानगत, द्विस्थान मतलब दो इनमें से दो ही लेंगे, तो कौन से लेंगे? तो बट नेचुरल ये नीम और कांजीर के लेगा, ठीक है, विष और हालाहल को नहीं लेगा। और जहाँ पर हम प्रशस्त प्रकृतियों में बात कर रहे थे चतुस्थानगत, तो वहाँ पर गुड़, शर्करा, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, तो वहाँ पर ज़्यादा मैटर जो है शर्करा और अमृत में जाता है। ऐसा होते हुए भी चतुस्थानगत कोई भी अनुभाग आ जाए वहाँ पर उसका अनुभाग की तीव्रता ज़्यादा ही पाई जाएगी, ठीक है, किसी भी स्थान की अनुभाग की तीव्रता ज़्यादा पाई जाएगी। ये चार आवश्यक हो गए, चार आवश्यक हो गए यद्यपि, लेकिन यहाँ पर जीव के परिणामों की अनुकृष्टि रचना पाई जा रही है। अब अनुकृष्टि रचना क्या है ये एक हमको समझना है। और दूसरी बात यहाँ पर अब हमको समझाएंगे कि नाना जीवों की अपेक्षा ये किस प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा क्यों ले रहे हैं, एक जीव की अपेक्षा क्यों नहीं ले रहे हैं? एक जीव का तो बहुत इजी है, प्रत्येक समय में अनंत गुनी विशुद्धि है। तो इसमें हमको क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब हम नाना जीवों को लेंगे, नाना जीव मतलब त्रिकालवर्ती जीव जो अधःकरण परिणाम करने वाले हैं। त्रिकालवर्ती जीव मतलब भूतकाल में किसी जीव ने अधःकरण परिणाम किया, वर्तमान में कोई जीव अधःकरण परिणाम कर रहा है और भविष्य में कोई जीव अधःकरण परिणाम करेगा। ये तीनों कालवर्ती जीवों के परिणाम, जीवों को एक सामने खड़ा किया है और उनके परिणामों को मैच कर रहे हैं कि मैच करके फिट कर रहे हैं कि कहाँ ये परिणाम आ रहे। जैसे पहला समय है, दूसरा समय है, तीसरा समय है, चौथा समय, तो ऐसे प्रत्येक समय में जीवों के परिणाम मैप कर रहे हैं। ओके, वैसे कितने समय का है ये? अंतर्मूर्त का है, ठीक है। लेकिन अब हम इसको एक अंक संदृष्टि द्वारा समझने वाले। व्हाट इज अंक संदृष्टि? अंक संदृष्टि मतलब यहाँ पर किसी न किसी एक पर्टिकुलर फिगर लेते हैं अपन, और उस फिगर को हम इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि जिसके माध्यम से हमको पूरा ये क्या होता होगा एक अनुमान हम ला सकते हैं। नहीं तो हर जगह पर असंख्यात और अनंत में खेल हो रहा है, तो असंख्यात और अनंत की बात है तो हम क्या उसमें कर सकते हैं? हमको कुछ भी ज्ञान में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक रिप्रेजेंट दिया है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके ऊपर हम ये सब समझ सकेंगे। पेज नंबर 122 पर आ जाइए भैया, 122। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर कुछ assumptions दे रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दोज assumptions फर्स्ट एंड देन अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि त्रिकालवर्ती अधःकरण परिणाम करने वाले जीव कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। ओके, ये तो सच्ची बात है, लेकिन हम कितना अज्यूम कर रहे हैं? तो कह रहे 3072 इतने ही जीव हम अज्यूम कर रहे हैं, एंड दे आर इक्विवेलेंट टू असंख्यात लोक प्रमाण। ओके, तो हमने कितने अज्यूम किए हैं? अधःकरण परिणाम करने वाले त्रिकाल में 3072। ओके, एक बात ये हो गई। दूसरी अजम्पशन, अधःकरण का काल कितना है? तो कह रहे हैं कि अंतर्मूर्त।
हम कितना अज्यूम करने वाले हैं, हमारा अंतर्मूर्त इज इक्वल्स टू 16 सेकेंड्स। 16 समयों के लिए, नॉट सेकेंड्स, समय, 16 समयों के लिए हम ये पर्टिकुलर प्रोसेस चलने वाली है, ऐसा हमने डिसाइड किया है। ये दूसरा अजम्पशन हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम अभी अनेक जीव है, मतलब पहले समय में अनेक जीव है। ओके, और उन अनेकों जीवों के परिणाम भी अनेक प्रकार के हैं। उनकी विशुद्धि की डिग्री हीनाधिक पाई जाएगी। पॉसिबिलिटी कितनी है कि सभी जीवों के परिणाम सेम ही होंगे। तो आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है। नाना जीव है, नाना प्रकार की विशुद्धियां है, और ऐसा होते हुए भी सभी अधःकरण में, अर्थात 7वें गुणस्थान के दूसरे भाग में, यूं कहिए या मात्र अपन करण के रूप में लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो करण मतलब अधःकरण, ये पहला करण है जहाँ पर असंख्यात लोक प्रमाण जीव है, और उसमें अगर परिणाम भी है तो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। और पहला जो समय है, पहले समय में कह रहे हैं कि एक डिवीजन किया है। 3072 जीवों में से पहले समय में कितने परिणाम होगा? 3072 परिणाम में से फिर से एक बार, 3072 परिणाम है। ओके, मैंने जीव बताया होगा, तो 3072 परिणाम, परिणाम मतलब कैटेगरी ऑफ विशुद्धि। ओके, तो 3072 परिणाम है, उसमें पहले समय में हम कितना मान रहे हैं? 162 परिणाम मान रहे हैं। कितने? 162 परिणाम मान रहे हैं। ओके, पहले समय में 162 परिणाम मान रहे हैं, और इन 162 को भी, 162 को भी एवरी परिणाम, मतलब पहला परिणाम मान लीजिए 1 डिग्री का है, दूसरा परिणाम मान लीजिए 2 डिग्री का है, लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री में कह रहे अनंत गुना विशुद्धि है। क्या कहा? 1 डिग्री से 2 डिग्री में भी जाएंगे, दूसरे परिणाम को भी देखेंगे, तो पहले से दूसरे डिग्री वाला जो जीव होगा उसके भी परिणाम अनंत गुना विशुद्ध है। एक बात तो ये है। तो इसको अब 162 जो जीव है उनको 4 बैचेस में डिवाइड किया है। कितने? 4 बैचेस में होने को तो अब अनंत जीव है, अनंत जीवों के असंख्यात बैचेस हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है? हमने 4 बैचेस में डिवाइड किया है। क्यों? हमको यहाँ पर एक पैटर्न देखना है, परिणामों का पैटर्न। जो आचार्य ने हमको कहा कि अधःकरण परिणाम मतलब क्या होता है कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम, कुछ समान कुछ असमान। ओके, और असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम, कुछ समान कुछ असमान। बात समझ में नहीं आई हमको, तो इसीलिए ये अंक संदृष्टि के माध्यम से समानता और असमानता बताई जा रही है। समानता है तो किस प्रकार से है, असमानता है तो किस प्रकार से है, परिणामों के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। तो हमने क्या देखा? पहले समय में 162 परिणाम है। ओके, और हमने 162 परिणामों को 4 बैचेस में डिवाइड किया है। जैसे हम क्लास में, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या करते हैं? एक क्लास के बच्चों को हम 4 ग्रुप्स करते हैं ना, जैसे रेड हाउस, ब्लू हाउस आदि आदि, जो कोई मतलब 4 हाउसेस कर देते एक ही क्लास में, तो हमने बंटवारा किया। तो वैसे ही यहाँ पर भी 162 जीवों का बंटवारा 4 बैचेस में हो रहा है। ओके, पहली बैच में जो जीव है वो उनके परिणामों की संख्या कितनी है? 1 to 39। कितना?
1 to 39। ओके, दूसरे बैच में जो जीव है उनके परिणामों की परिणाम माइंड यू, आप सुनना मेरी बात को, परिणाम कह रहे हैं। दूसरे बैच में जो जीव है उनके परिणाम कहाँ से चालू होंगे? 40 to 79। ओके, पहले में कितने थे? 1 to 39, दूसरे में 40 to 79, तीसरे में कितने हैं? तो तीसरे में कहते हैं 80 to 120, 80 to 120, और चौथे में 121 to 162। अब आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, अगर किसी ने लिखा होगा या आप चार्ट देख रहे होंगे तो 1 to 39, 40 to 79 में कितने परिणाम है? 1 to 39 में 39 परिणाम है, और 40 to 79 में 40 परिणाम है, और 80 to 120 में 41 परिणाम है, और 121 to 162 में 42 परिणाम है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये ऐसा क्रम कैसे आया? तो इसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अपन उस कैलकुलेशन का विचार करेंगे। तो हमने क्या किया था? हमने 162 जीव, 162 जीव हमने देखे थे, और हमने उनको 4 बैचेस में डिवाइड किया था। तो 4 बैचेस में जो डिवाइड किया था उसमें हमने क्या किया कि हमने एक इंक्रीमेंटल ऑर्डर में बैचेस तैयार किए। मतलब जो परिणाम थे, परिणामों के बैचेस इंक्रीमेंटल ऑर्डर में किए, और वो इंक्रीमेंट विल बी बाय अ फिक्स्ड नंबर, और उस फिक्स नंबर का नाम है, टेक्निकल वर्ड है चय। क्या है? चय। चय मतलब क्या? परिणाम कितने ज़्यादा परिणाम होंगे, एक फिक्स वैल्यू होगी, उस फिक्स वैल्यू को चय कह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चय कैसे है? पहले बैच से दूसरे बैच में चय प्रमाण एक्स्ट्रा परिणाम, दूसरे बैच से तीसरे बैच में फिर से चय प्रमाण एक्स्ट्रा परिणाम, और तीसरे बैच से चौथे बैच में चय प्रमाण एक्स्ट्रा परिणाम। अब चय हमको समझ में नहीं आया, तो चय की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 मानी है। कितनी? 1। ओके, तो पहले बैच से दूसरे बैच में कितने ज्यादा परिणाम है? 1। पहले बैच से तीसरे बैच में कितने परिणाम एक्स्ट्रा है? 2। और पहले बैच से चौथे बैच में कितने परिणाम ज्यादा है? 3। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? टोटल चय कितने वैल्यू हो गए? दूसरे से पहले का माइनस किया तो 1 आया, तीसरे से पहले का माइनस किया तो 2 आया, और चौथे से तीसरे का माइनस किया तो 3 आया। तो टोटल चय का एडिशन कीजिए, 1 + 2 + 3 कितना आया? 1 + 2 + 3 कितना आया? 6। हाँ जी, 6 आया। तो ये क्या हो गया? ये हमारा चय घन हो गया। इसको क्या कहेंगे? चय घन। पहले क्या किया हमने? ग्रुप्स बनाए, ग्रुप से एक एक चय से वहाँ परिणाम एक्स्ट्रा होंगे, वो चय से एक्स्ट्रा, मतलब मान लीजिए कि पहले ग्रुप में 39 थे, तो चय की वैल्यू हमारी 1 है, तो दूसरे ग्रुप में कितने होंगे? 39 + 1 = 40, 40 परिणाम होंगे। ओके, फिर तीसरे ग्रुप में कितने होंगे? 39 + 2 मतलब 41 परिणाम होंगे, और चौथे ग्रुप में कितने होंगे? 39 + 3 अर्थात 42 परिणाम होंगे। ओके, लेकिन वो 42 लाने के लिए हमने क्या किया? पहले चय घन निकाला। ओके, अब देखिए हमारे टोटल परिणाम कितने पहले समय में? आप रिप्लाई करते जाइए तो थोड़ा सा ये विषय पकड़ में आएगा। पहले समय में कितने परिणाम है? 162। कितने हैं? 162। 162 में से चय घन को माइनस कीजिए, चय घन को माइनस कीजिए, कितना हो गया?
162 माइनस चय घन 6 थी ना अपनी वैल्यू, 156। बहुत अच्छा। अब 156 है, हमको कितने में डिवाइड करना है, हमको 4 ग्रुप्स करने हैं। तो आप डिवाइड करो 4 से, 156 को 4 से डिवाइड करो तो क्या वैल्यू आएगी? 39। बहुत अच्छा। 39। हाँ जी, तो 39। तो हमको हमारे पहले समय में पहले ग्रुप का परिणामों की संख्या मिल गई। कितनी? 39। जो हम पहले देख आए थे उसको अब हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ये इतनी ही होनी चाहिए, ये हमको पक्का हो गया। ओके, तो हमने कैसे निकाला? पहले टोटल परिणाम फाइनलाइज किए, 162 परिणाम होंगे। ओके, 162 परिणामों को हमने चय घन से सब्ट्रैक्ट किया। चय घन कैसे निकाला था? हमने चय को अज्यूम किया 1। ओके, चय की वैल्यू हमने 1 अज्यूम की थी, तो 1 वो होगी कितनी वैसे? अगर एक्चुअल कैलकुलेशन में असंख्यात में होगी वो कैलकुलेशन में, लेकिन हमने क्या किया है, 1 माना है चय। तो चय घन माइनस कर दिया तो हमको 162 वो परिणाम में से चय घन माइनस किया तो हमारे पास अब जो बचा वो टोटल 156 बचा। उसको हमने 4 भाग में डिवाइड किया। ऐसे पहले समय में कितने बैचेस होंगे? असंख्यातों बैचेस होगी। हमने मात्र 4 किए हैं। इन प्रैक्टिकल इन रियलिटी असंख्यातों बैचेस है, मतलब असंख्यात परिणामों की बैचेस। एक परिणाम एक बैच में असंख्यात जीव और ऐसे असंख्यातों बैचेस होगी। हमने मात्र सिंप्लिसिटी के लिए 4 बैचेस डिवाइड किए हैं। ओके, तो अब देखिए क्या कह रहे हैं कि पहले समय में तो हमको क्या हो गया, 156 डिवाइडेड बाय 4 39 आ गया। ओके, अब ये 39 को हमने क्या किया, चय से ऐड किया तो दूसरे बैच में कितने परिणाम हो गए? 40। ओके, तीसरे बैच में कितने परिणाम हो गए? 39 प्लस 2 कितने हो गए? 41। और चौथे बैच में कितने होंगे? 39 प्लस 3 42। ओके, यहाँ तक समझ में आया हमने कैसे निकाला? तो ये इसको ना तिर्यक गच्छ कहते हैं। मतलब जो हमने हॉरिजॉन्टली जो अभी पूरा कैलकुलेशन किया है उसको कहते हैं तिर्यक गच्छ। अर्थात पहले समय में हमने पाए जाने वाले जीवों के परिणामों के अनुसार वहाँ के गच्छ में पाए जाने वाले जीवों के परिणामों को हमने आइडेंटिफाई किया है। ओके, अर्थात कोई भी जीव होगा अब तो वो इन 162 में ही कहीं ना कहीं बैठता होगा। उसके परिणाम, उनकी विशुद्धि या आत्मस्थिरता वो इन्हीं परिणामों में कहीं ना कहीं मैच होती होगी। समझ में आ रहा है? ओके, यदि वो 1 to 39 में होगा तो वो पहले बैच में होगा। यदि वो 40 to 79 में होगा तो दूसरे बैच में होगा। यदि वो 120 वाला होगा तो वो चौथे में होगा, सॉरी तीसरे में होगा। और यदि वो 121 में होगा तो वो चौथे में होगा। ओके, अब थोड़ा सा और एक विचारणीय बिंदु है। 39 वाला जो परिणाम है और 40 वाला परिणाम है, दोनों में भी अनंत गुनी विशुद्धि है। क्या कहा? 39 और 40 क्यों कह रहे? क्योंकि वहां पर बैच चेंज हो गया है। तो 39 वाला परिणाम और 40 वाले परिणाम में अनंत गुणी विशुद्धि है। ओके, तो ये एक बात। तो सिमिलरली कहाँ लगाएंगे? 79 और 80 इन दोनों में भी हम वैसी ही विशुद्धि का वृद्धि अनंत गुना मानेंगे। ऐसे ही कहाँ लगाएंगे? 120 और 121 में ऐसी अनंत गुनी विशुद्धि हम लगाएंगे। ओके, तो पहले गच्छ में हमने ये देखा कि
वैसे तो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, हमने 162 माने और उनको 4 गच्छ में डिवाइड किए हैं, 4 भागों में डिवाइड किए हैं और हर एक में हमने चय के हिसाब से वहाँ पर जीवों के परिणाम निर्धारित किए। अब हमको यही पहले समय का जीव अब दूसरे समय में आ गया। क्या कहा? पहले समय में अब जीव था, वो दूसरे समय में आ गया, तो उसकी विशुद्धि क्या होने वाली है? प्रत्येक जीव की अपनी अपनी विशुद्धि अनंत गुना बढ़ने वाली है। तो ये कैसे हो गया? देखो, अब मान लीजिए किसी जीव का परिणाम था 1, ओके, अब वो दूसरे समय में आ गया, तो दूसरे समय में उसकी क्या विशुद्धि का डिग्री होगी? तो कह रहे डायरेक्ट 40 की डिग्री आ जाएगी इसकी। मैंने किसको लिया? पहले समय के पहले खंड वाले जीव को लिया और पहला जीव लिया और उसमें भी पहला जीव लिया, उसका जो परिणामों की विशुद्धि थी वही जीव अब दूसरे समय में गया, तो उसकी परिणामों की विशुद्धि कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट 40 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये इस प्रकार की विशुद्धि उसकी पाई जा रही है, मतलब उसकी रेंज हमको दिखाई दे रही है। और मान लीजिए जो 39 वाला है उसकी क्या विशुद्धि होगी? उसकी विशुद्धि 79 होगी। देखो, ये भी जरूरी नहीं है कि 1 वाला 40 ही हो जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 1 वाला डायरेक्ट 79 पे भी जाए, या 1 वाला डायरेक्ट 79 नहीं 80 में जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले खंड में पहले ही बैच में रहेगा, ऐसा नहीं है। वो यहाँ वहाँ जाएगा, लेकिन उसके परिणाम कहाँ होंगे? मतलब सेकंड समय की जो रेंज है उसी रेंज में वो रहेगा। क्या कहा? सेकेंड समय में जो परिणामों की रेंज है उन्हीं रेंज में रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ओके, जैसे अब हम थोड़ा सा सेकेंड समय का कैलकुलेशन देखते हैं। सेकेंड समय में क्या हुआ कि सेकेंड समय का पहला खंड, वह जघन्य परिणाम क्या हो सकता है? तो कह दिया 40। और पहले खंड का उत्कृष्ट परिणाम क्या हो सकता है? तो कह दिया 79। ओके, ये कहीं मैच भैया हो? फिर वो भैया भैया बोलिए बोलिए। वो 80 तक कैसे जाएगा? वो तो दूसरे समय में जा रहा है। अब देखते हैं ना, अभी आपको बताता हूँ ना। वो पहले सेकेंड समय में अब मैक्सिमम रेंज क्या है वो हम पहले समझेंगे, तो हमको अनुमान हो सकता है कि मैक्सिमम ये जीव की विशुद्धि कहाँ तक बढ़ सकती है, ये भी हम अनुमान लगाएंगे ना। देखिए, जैसे अब हम दूसरे समय में, दूसरा समय मतलब सेकेंड रो देखना है हमको। पहला रो खत्म हो गया, पहले रो में 1 से लेकर 162 तक परिणाम थे, लेकिन अब दूसरे रो में आ गए। दूसरे रो में पहला खंड, पहले खंड में क्या कह रहे? पहले खंड का रेंज क्या है? 40 to 79। अब ये कहाँ से लाया? तो कह रहे हैं कि यहां पर भी क्या करना, जो पहले समय का पहला खंड था वहां पर आप 1 ऐड करो, मतलब चय ऐड करो। ओके, चय ऐड करो तो कितने परिणाम हो जाएंगे? 40 परिणाम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हमको दूसरे समय के पहले खंड में हमको 40 परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जबकि पहले समय के पहले खंड में हमको 39 परिणाम दिखाई दे रहे हैं। तो परिणामों में भी फर्क आ गया है, परिणाम बढ़ गए हैं, दूसरे समय में गए तो परिणाम की जो ये है परिणामों की रेंज जो है वो बढ़ गई है। कितने से? 1 चय से वो बढ़ गई है। ओके, अभी चय की वैल्यू हमारे कैलकुलेशन में 1 है, इसलिए बहुत फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब असंख्यात से अगर दिखाई देगी, विचार करेंगे तो कितने परिणाम बढ़ गए होंगे, रेंज कितनी बढ़ गई होगी, इसका हमको ख्याल आ जाएगा। तो क्या हुआ है? दूसरे समय का पहला खंड 40 to 79, 40 परिणाम।
ओके। अब दूसरे समय का दूसरा खंड क्या है, उसको कह रहे हैं फिर से पहले समय के दूसरे खंड के जो परिणाम थे उसमें एक चय ऐड करो। तो वो कितने हैं, 40 परिणाम थे, 40 को एक ऐड कर दिया, एक चय ऐड कर दिया तो 41 हो गए। तो इस प्रकार हमारे दूसरे समय के दूसरे खंड में हमको 41 परिणाम मिलेंगे। उसी प्रकार तीसरे खंड में कितने मिलेंगे, हमको मिलेंगे 42। और चौथे खंड में कितने मिलेंगे, 43। अब 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 43 इनको आप ऐड कीजिए, कितने होते हैं, तो ये 166 मिलेंगे आपको। अगर आप ऐड करेंगे इसको तो 4 चौक 160 और कितना 1 + 2 + 3 166 मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो 166 परिणाम हमको दिखाई दे रहे हैं। पहले समय में कितने थे, 162। दूसरे समय में कितने दिखाई दे रहे हैं, 166। अर्थात परिणाम भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं दूसरे समय में। जीव भले ही उतने होंगे लेकिन परिणाम में वैरायटी आ रही है। अब हम पहले चार्ट ही समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम अपने डेफिनेशन के पास जाएंगे और आकाश भैया का प्रश्न है वो भी समझेंगे। अब तीसरे समय में आ जाइए। तीसरे समय के लिए क्या करना है, पहले समय में जो वैल्यू थी, पहले समय में और पहले समय के खंड में जो वैल्यू थी उसमें एक चय ऐड करना है, तो हमको अगले समय के परिणामों की वैल्यू मिलने वाली है। तो ऐसा हम करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, तीसरे समय में हमको पहले खंड में 41 परिणाम मिलेंगे, 80 to 120। दूसरे इसमें हमको मिलेंगे, दूसरे खंड में मिलेंगे 120 to 162। ओके, फिर क्या मिलेंगे 163 टू और आगे 43 कितने हो गए, 163 195 हो गए, 190 नहीं 205 होंगे। और उसके आगे कितना लेना है, उसके आगे और 44 परिणाम, तो 249 तक जाएंगे। कहने की बात यह है कि परिणाम बढ़ते जा रहे हैं। ओके, परिणाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप टोटल करते हैं 42 तीसरा समय ना 41 + 42 + 43 + 44 तो आपको 170 मिल जाएगा। ओके, तो तीसरे समय में या तीसरे गच्छ में हमको 170 परिणाम दिखाई दे रहे हैं। ओके, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? फिर से अपन ये यहाँ तक अपन फिर से एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले समय में 4 खंड किए और 4 खंड में हमने चय के हिसाब से हमने चय घन निकाला। चय घन निकाल कर हमने वे परिणामों में से माइनस किया और फिर हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 में, और उसके बाद में चय ऐड करते गए तो हर एक इसमें हमको उस खंड के परिणाम मिले। फिर हमने क्या किया, दूसरे समय में हमने एक एक चय को ऐड किया रिस्पेक्टिव खंड में, उस रिस्पेक्टिव चय को ऐड किया तो हमको वहाँ के परिणामों की संख्या मिली और इस प्रकार हमको टोटल परिणाम भी मिल गए। फिर तीसरे में किया, चौथे में किया, पांचवे में किया, ऐसा कितने में किया, ऐसा 16 समय तक किया। ओके, 16 समय तक जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 16 समय तक जब करेंगे तो हमको टोटल परिणाम 16वें समय में 222 परिणाम मिलेंगे। कितने, 222। ऐड कीजिए 54 + 55 + 56 + 57, 5 4 = 20 और 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, तो 222। ओके, तो 222 परिणाम हमको 16वें समय में मिल रहे हैं।
तो इस प्रकार ये सबको अगर आप ऐड करते हो तो टोटल परिणाम हमको 3072 मिलेंगे, 3072 मिल जाएंगे। ओके, तो टोटल परिणाम मतलब नाना जीवों की अपेक्षा, त्रिकालवर्ती जीवों की अपेक्षा ये हमको इतने टोटल परिणाम होते कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। हमने कितना माने थे? हमने मात्र 3072 माने थे। ओके, और उसको हमने अंतर मुहूर्त के लिए डिवाइड किया, और यहाँ पर हमने कितने के लिए डिवाइड किया? 16 समयों में डिवाइड किया। ओके, अब आकाश भैया का ये प्रश्न था कि जो दूसरा समय में हम जो 80 के परिणाम कैसे अपन वहां पर ले सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए भैया, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। अच्छा, बस बस बस, देखिए दूसरा समय देखना, दूसरा समय का काउंट लेते हैं अपन 40 to 79। उसके बाद में क्या होगा? 80 to 120। फिर क्या होगा? 121 to 162। और उसके बाद क्या हो गए परिणाम? 163 to 195, 205, सॉरी 205। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो अभी हमको कौन सा परिणाम ढूंढना है? मान लीजिए सेकेंड समय का रेंज क्या है, टोटल रेंज कितनी है सेकेंड समय की? 40 से लेकर 205 तक। क्या कहा? 40 से लेकर 205 तक ये रेंज है। ओके, और हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि कोई जीव अधःकरण परिणाम वाला, पहले समय में उसकी परिणाम था 1 वाला, पहला 1, ओके, 1 नंबर वाला परिणाम था, और अब पॉसिबल है उसका कि दूसरे समय में उसका परिणाम हो सकता है 205। ऐसा पॉसिबल है, होगा ही, ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस रेंज के बाहर नहीं जाएगा। कहने की बात ये है 205 के रेंज तक जा सकता है, मैक्सिमम विशुद्धि उसकी उस लेवल तक जा सकती है। 206 होगी क्या? नहीं होगी, 205 तक ही जा सकता है। कहने की बात ये है। ओके, तो उसकी रेंज है, और कहाँ से रेंज चालू हो गई है? 40 से लेकर 205 तक। और पहले समय में क्या रेंज थी? 1 से लेकर 162 तक। ओके, तो क्या आप इसमें नोटिस कर रहे हैं कि 40 to 162 दोनों समय में रिपीट हो रहा है? 40 से 162 ये दोनों समय में रिपीट हो रहा है। या फिर आप थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, तीसरे समय में भी 80 to 162 ये रिपीट हो रहा है। और यदि आप चौथे समय में देखते हैं तो वहां पर 121 to 162 ये रिपीट हो रहा है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? समान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान मतलब क्या? 1 वाले डिग्री में अनेक जीव होंगे, 2 वाले स्थान पर अनेक जीव होंगे, 3 वाले स्थान पर अनेक जीव होंगे। ओके, तो समान समय में अनेक जीव समान परिणाम को लेकर है। ओके, ऐसा होते हुए भी पहले खंड वाला परिणाम और दूसरे खंड वाले परिणाम में भी अनंत गुना विशुद्धि का फर्क है। तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ असमान भी हो गए। समझ में आ रहा है क्या? तो कुछ समान कुछ असमान। ओके, और अब असमान समयवर्ती जीव, असमान मतलब पहला और दूसरा समय ये असमान समय हो गए। पहले हमने समान समय लिया, उसमें क्या हुआ? पहले समय में ही हमने अनेक जीवों को चेक किया। अब हम असमान समय अर्थात पहला और दूसरा समय इन दोनों को खड़ा कर रहे हैं, और उसमें अब जीवों के परिणामों को ढूंढ रहे हैं। तो कह रहे हैं पहले समय में और दूसरे समय में किन्हीं जीवों के परिणाम मैच हो रहे हैं क्या? हाँ, हो रहे हैं। देखो, जैसे पहले समय के दूसरे खंड में क्या परिणाम का रेंज है?
40 to 79, और वही परिणामों का रेंज दूसरे समय के पहले खंड में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान दिखाई दे रहे हैं, ओके। लेकिन साथ साथ कुछ असमान भी दिखाई दे रहे हैं। कौन से असमान होंगे, कोई बताएगा क्या? असमान परिणाम कौन सा होगा, कौन सी रेंज होगी? वर्षा जी बोलिए, आप बोल सकते हैं शायद। आकाश भैया, असमान परिणाम कौन से होंगे? असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम पहले समय का तीसरा खंड और दूसरे समय का पहले समय का तीसरा खंड और दूसरे समय का पहला पहला। पहला नहीं ना, अच्छा वैसा ले रहे आप। नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो तो असमान है ही बिल्कुल। लेकिन असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान असमान कैसे होंगे? जैसे अब दूसरे समय के चौथे खंड में वहां पर कोई परिणाम मैच नहीं हो रहे हैं, तो वे असमान हुए कि नहीं हुए? वे असमान हो गए, पूर्णतः असमान हो गए। जैसे हाँ बिल्कुल, आपका ये तर्क बिल्कुल सही है कि पहले समय के तृतीय खंड में और दूसरे समय के पहले खंड में परिणाम मैच नहीं हो रहे हैं, तो वे असमान हो गए। लेकिन अपन इसको यहाँ पर ये ले रहे हैं कि सर्वथा असमान, कहीं पर मैच ही नहीं हो रहे। ऐसे है क्या? तो ऐसे दिखाई दे रहे। कहाँ पर? दूसरे समय के चौथे खंड में, वहां पर असमान दिखाई दे रहे। या पहले समय का जो पहला खंड है वो भी हमको असमान दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके बाद में हमको उस जाति के परिणाम कहीं भी नहीं दिखाई दिए। तो ऐसा असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान कुछ असमान, ऐसा उस स्टेटमेंट का अर्थ हो गया, ओके। जो हम अधःकरण कह रहे थे, अधःकरण की ये बात हो गई। अब और एक बात यहाँ पर समझनी है, अधःकरण परिणाम में अनुकृष्टि होती है ना। व्हाट इज अनुकृष्टि? बहुत इजी है। वैसे अनुकृष्टि इस शब्द का अर्थ अगर आए, अनु मतलब चहु ओर से, या अनु मतलब छोटा भी होता है, लेकिन अनु का अर्थ यहाँ पर चहु ओर से। कृष्टि मतलब कृष करते जाना। लेकिन यहाँ पर वे परिणामों की सिमिलैरिटी बता रहे हैं। अनुकृष्टि रचना मतलब क्या? यहाँ पर परिणामों की सिमिलैरिटी बता रहे हैं, अर्थात कितने ही समयों तक हमको पहले समय में जो परिणाम पाए जा रहे हैं वो चौथे पांचवें समय अभी अपने एग्जाम्पल में चौथे समय तक ये परिणाम पाए जाएंगे। जैसे आप थोड़ा सा देखिए चार्ट में, पहले समय का चौथा खंड है, कहाँ तक पाया जा रहा है? ये 121 to 162 का परिणाम कहाँ तक पाया जा रहा है? 121 to 162 चौथे का, समय तक। हाँ जी बराबर। तो चौथे समय तक हमको ये परिणाम पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि परिणामों की सिमिलैरिटी हमको अनेक समय तक तो दिखाई दे रही है। इसी को अनुकृष्टि रचना कह रहे हैं। अनुकृष्टि रचना मतलब क्या? वो वही की वही परिणामों की रेंज हमको ऊपर के परिणामों में फॉलो होती हुई दिखाई दे रही है, ओके। तो इसको अनुकृष्टि रचना कह रहे हैं। और ये तो हमने उदाहरण में हमारा चौथा समय है, लेकिन वो असंख्यात समय तक ऐसे ही पहले समय के परिणाम असंख्यात समय तक चल सकते हैं, ओके। कनेक्शन गया, हाँ जी। कहने की बात अब यहाँ पर इतनी समझनी है कि जो अधःकरण है,
अध प्रवृत्तिकरण जो है इसका शब्दशः अर्थ भी अब हम देखते हैं। अध प्रवृत्तिकरण मतलब अध मतलब पीछे, पीछे वाले जीव के आगे वाले जीव के साथ परिणाम मिलते हुए दिखाई देते हैं। अध प्रवृत्ति, अध प्रवृत्ति मतलब पीछे वाले जीव के परिणाम आगे वाले जीव मतलब अगले समय में जो जीव है उसके साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे। अध प्रवृत्तकरण, ओके, मतलब कोई पहले समय में है और हो सकता है उसके चौथे समय वाले जीव के परिणाम के साथ उसके परिणाम या उसकी विशुद्धि मैच होती होगी। समझ में आया? मतलब मान लीजिए कि मेरी विशुद्धि 50 डिग्री की है और कोई जीव चौथे में और मैं पहले समय में हूँ और कोई जीव चौथे समय में है, पांचवें समय में है और उसकी भी विशुद्धि 50 डिग्री वाली है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, इसको अध प्रवृत्तकरण कहते हैं और ये अनुकृष्टि रचना इस अध प्रवृत्तकरण में होती है। ओके, कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं, चलिए मुझे 2-3 पॉइंट्स पढ़ने हैं तो वो पढ़ते हैं अपन। भैया पहले 118 पर आ जाइए, 118 पर। हाँ जी, 118 का सेकेंड पैराग्राफ। अध प्रवृत्तिकरण के अंतर्मूर्त काल के प्रति समय में परिणामों की संख्या। अब मैं पढ़ूंगा, अपन ने जितनी एक्सप्लेनेशन की उसी को अब मैं पढ़कर दिखाऊं तो मे भी थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। अध प्रवृत्तिकरण के अंतर्मूर्त काल के प्रति समय में परिणामों की संख्या विशिष्ट होती है। उसमें पहले समय में जितने परिणाम हो सकते हैं उनसे दूसरे समय में विशुद्धि तो अनंत गुना बढ़ती ही है। मतलब पहला समय और दूसरा समय ऊर्ध्वगच्छ, ऊर्ध्वगच्छ क्या कह रहे हैं? विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती है। ओके, परंतु परिणामों की संख्या में विशिष्ट वृद्धि होती है। वृद्धि कितने से हो गई थी? हमने देखा एक चय ऐड किया था। ओके, तीसरे समय में विशुद्धि उससे भी अनंत गुना होती है, उनकी संख्या में वैसी ही समान वृद्धि होती है, समान वृद्धि चय। ओके, प्रति समय संख्या में समान वृद्धि होती है, इसे चय कहते हैं। अंडरलाइन दिस वर्ड चय। ओके, इस तरह सभी समयों के कुल परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण होती है। अगेन, सभी समयों के कुल परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण होती है। इसका सविस्तर वर्णन जीव कांड, लब्धि सार आदि ग्रंथ में किया है। हम यहाँ स्थूल रूप से उसकी चर्चा करेंगे। एक बात तो ये हो गई। अब थोड़ा सा आगे आ जाइए, पेज नंबर 119 सेकेंड पैराग्राफ। 119 सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट लाइन पढ़नी है। प्रत्येक खंड के जघन्य परिणाम से उसी खंड का उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुना विशुद्ध है। थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा उसमें 4 लाइन ऊपर, मैंने अभी जो लास्ट लाइन पढ़ी उसके ऊपर 4 लाइन। पहले परिणाम को प्रथम समय के प्रथम खंड का जघन्य परिणाम कहते हैं और 39वें परिणाम को प्रथम समय के प्रथम खंड का उत्कृष्ट परिणाम कहते हैं। और दूसरे से 38वें परिणाम तक सभी प्रथम खंड के मध्यम परिणाम कहलाते हैं। ओके, ठीक है, नीचे आ जाइए, लास्ट पैराग्राफ। यह ध्यान में रखना है कि भिन्न भिन्न जीवों के ये भिन्न भिन्न परिणाम है। ओके, पहले परिणाम से दूसरा परिणाम अधिक विशुद्ध, अंडरलाइन दिस, उससे तीसरा अधिक विशुद्ध। अधिक कहा है, कितना विशुद्ध है वो नहीं बताया। पहले परिणाम से 39वां परिणाम, मतलब पहले खंड की बात चल रही है,
पहले परिणाम से 39वां परिणाम अनंत गुना विशुद्ध है। मतलब एक ही खंड में विशुद्धि कितनी अनंत गुना बढ़ी है। ओके, चलिए 39वें परिणाम से 40वां परिणाम अनंत गुना विशुद्ध, एक में ही फर्क हो गया तो भी अनंत गुना विशुद्ध। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले खंड का के उत्कृष्ट परिणाम से दूसरे खंड का जघन्य परिणाम अनंत गुना विशुद्ध है। ठीक है, अब और थोड़ा सा पेज 123 पर आ जाइए। 123 123 सेकेंड पैराग्राफ। यहाँ अंक संदृष्टि में 1 से 39 तक के परिणाम अधिक अधिक विशुद्ध होते हैं ऐसा कहा है, परंतु यथार्थ में, अभी यथार्थ में इमेजिनेशन करना है, यथार्थ में एक एक खंड के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं और एक एक खंड में, हाँ अपन ने 4 किए हैं, एक खंड में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम। ओके, असंख्यात लोक प्रमाण मतलब एक लोक है, लोक में कितने प्रदेश है असंख्यात, और इनको अपन असंख्यात से मल्टीप्लाई करें तो जो कोई वैल्यू आएगी वो वैल्यू कह रहे असंख्यात लोक प्रमाण। ओके, तो कितने ज्यादा परिणाम है, एक एक खंड के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण, और हमने मात्र 39, 40, 41 ऐसे किए हैं। ओके, परंतु यथार्थ में एक एक खंड के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं और उनमें षट स्थान पतित वृद्धि के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होते हैं। षट स्थान पतित वृद्धि, ये शब्द परिचित है क्या हमको किसी को? सुनील भैया, षट स्थान पतित वृद्धि हमने कहाँ पढ़ा? षडगुणी हानि वृद्धि से related। हाँ बराबर, षडगुणी हानि वृद्धि है, लेकिन यहाँ पर षट स्थान पतित वृद्धि कह रहे हैं। मतलब क्या, हानि नहीं लेना, मात्र वृद्धि लेना है यहाँ पर। अभी जीवकांड में हमने उर्वंक उर्वंक चतुरंक देखा था क्या? जी। तो वहां पर हमने क्या देखा था? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, और फिर अनंत गुण वृद्धि। तो इसको क्या कहेंगे? षटस्थान पतित वृद्धि। षटस्थान पतित वृद्धि में मात्र वृद्धि ही पाई जाती है। ये आपको सुनाई दिया क्या? अभी मेरा कनेक्शन लूज हुआ था, आपको कोई मिस हुआ क्या, कोई सेंटेंस? मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? भैया ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था षटस्थान पतित वृद्धि मतलब क्या? अनंत भाग वृद्धि, मतलब कोई फिगर होगी उस फिगर को अनंत से भाग देना। फिर असंख्यात भाग वृद्धि, अर्थात किसी फिगर को असंख्यात से भाग देना और उतनी उस मेन फिगर में ऐड करेंगे तो इतनी वृद्धि हो गई, ऐसा कहेंगे। फिर क्या आएगी बात? संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, और फिर अनंत गुण वृद्धि। ये 6 स्थान हो गए, इनको यहाँ पर षट स्थान पतित वृद्धि कह रहे हैं। ठीक है, तो उनमें षट स्थान पतित वृद्धि के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होते हैं। यह विषय लिखकर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नीचे का पैराग्राफ, नीचे के तथा ऊपर के समय के परिणामों की विशुद्धि तथा संख्या में समानता हो सकती है। क्या कहा? फिर से, नीचे के तथा ऊपर के समयों में के परिणामों में विशुद्धि तथा संख्या में समानता हो सकती है, इसे ही अनुकृष्टि रचना कहते हैं। ये समझ में आया? व्हाट इज अनुकृष्टि? समानता है परिणामों में, विशुद्धि में समानता है, उसको अनुकृष्टि कहते हैं। ओके,
ध्यान रखना, यह समानता भिन्न भिन्न अर्थात नाना जीवों की अपेक्षा बताई है। एक ही जीव की अपेक्षा तो प्रति समय विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती जाती है तथा एक जीव का प्रति समय एक ही परिणाम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। हमने अधःकरण को आज समझा, कल अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण को हम कल समझेंगे और फिर अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। मतलब एक मूल क्या प्रोसेस होती है टेक्निकली हमने समझी, और अगर द्रव्यान योग के माध्यम से समझनी है, अध्यात्म के माध्यम से समझनी है, तो सरल सरल बात यह है कि जीव की अपने स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जा रही है, उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और जितनी स्थिरता बढ़ती जा रही है उतने उतने उसके परिणाम की जाति किस तरह की हो सकती है वो यहाँ पर हमको इस अंक संदृष्टि के माध्यम से समझ में आ रहा है। एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि आपने इतने सारे जीवों को खड़ा करके क्यों समझाया, आपने एक जीव को खड़ा करके क्यों नहीं समझाया? तो बहुत सरल जवाब है कि एक जीव के तो बता ही रहे हैं कि प्रत्येक समय में अनंत गुनी विशुद्धि है। तो बात खत्म हो जाती थी, अधःकरण समझ नहीं पाते थे। लेकिन हमने अनेक जीवों को खड़ा करके हमने अधःकरण के परिणाम के वैरायटी किस प्रकार की हो सकती है ये हमारे ख्याल में आया। अर्थात जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक में भी कितनी विशुद्धि ज्यादा हो सकती है पहले समय में, ये ख्याल में आया। और फिर पहले समय वाला और अंतिम समय वाला, उसमें भी कितनी विशुद्धि में फर्क हो सकती है ये ख्याल में आया। या फिर पहले समय का जो उत्कृष्ट विशुद्धि है और दूसरे समय की जो जघन्य विशुद्धि है, इसमें भी अनंत गुना विशुद्धि का फर्क है, ये ख्याल में आया। तो विशुद्धि भले ही बढ़ती जा रही है लेकिन अपने आप में उसमें भी हीनादिकपना पाया जा रहा है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछिए अधःकरण के बारे में। अधःकरण जैसे मैंने बताया कि ये विशेष कोई कार्य करना है तो जीव के परिणामों को पंप करता है। जीव बहुत उत्कृष्ट कार्य करने जा रहा है, उसी समय में ये त्रिकरण परिणाम होते हैं। और एक जानकारी के लिए बता दूं, वैसे द्विकरण भी होते हैं। द्विकरण मतलब अधःकरण और अपूर्वकरण ऐसे भी होते हैं। वो विशेष रूप से जब चौथे से पांचवा गुणस्थान होना है या फिर छठे से सातवां गुणस्थान होना है, ऐसे समय में वे द्विकरण परिणाम भी पाए जाते हैं। लेकिन त्रिकरण परिणाम जब भी होते हैं तब कोई विशेष कार्य होने वाला है, ये समझना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न नहीं होगा तो रुक जाएंगे। हमने, अगर आपको याद होगा, लगभग 1 साल पहले इसी विषय की चर्चा की थी और आज मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा फिर से वो रिवाइज हो गया होगा वो प्रमेय, तो अच्छी बात है। कोई मतलब निमित्त मुकेश भैया के निमित्त से फिर से सबकी रिवीजन हो गई। चलो रुक जाते हैं अपन और आगे कल चर्चा करेंगे। ओम नमः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।